नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ को लेकर के आगे चलेंगे, उसी क्रम में ये हमारा पहला वीडियो आज सब्जेक्ट से संबंधित शुरू हो रहा है, जो क्लास 9th के अर्थशास्त्र से संबंधित ये आपको वीडियो यहाँ दिया जा रहा है। और क्लास 9th, 10th, 11th और 12th इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स के अर्थशास्त्र एनसीईआरटी को हमें पढ़ना है। तो हम पहली सीरीज शुरू कर रहे हैं अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से। अर्थशास्त्र को पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि ये अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। अर्थशास्त्र अर्थ और शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ का जो संस्कृत में जिसका फुल मीनिंग होता है, इसे हम लोग धन कहते हैं। अर्थ का शाब्दिक जो मतलब है उसका मतलब है धन, और शास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन। और इन दोनों के संगम से ही मिलकर बना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अर्थात धन का अध्ययन, धन का अध्ययन। तो हम क्लास 9th के इस सिलेबस को लेकर के चल रहे हैं। उसमें हमने ये देखा कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र जो है वो धन का अध्ययन है। धन का अध्ययन कहने का मतलब ये हुआ कि यह सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि किसी भी कंट्रीज के इकोनॉमी में उसका प्रोडक्शन क्या है, अर्थात उत्पादन क्या है, उसका वितरण क्या है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कह लीजिए, विनिमय क्या है अर्थात एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज, और उपभोग जिसको हम लोग कहते हैं कंज्यूम। इन 4 बिंदुओं के बारे में ही जो जानकारी हमें जिस अध्याय से, जिस अध्ययन से मिलता है, वो हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। यह सामाजिक विज्ञान की एक पार्ट माना जाता है इसको। इसी क्रम में अगर हम आगे देखेंगे तो अर्थशास्त्र के जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक हैं उनका नाम एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। और अर्थव्यवस्था को अगर हमें समझना होगा तो अर्थशास्त्र में हमें अर्थव्यवस्था के ही ज्ञान को बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था है क्या। तो इस अर्थशास्त्र में हम एक चीज़ पहले ही आपको एक कंसेप्ट दे देते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर्स को लेकर बढ़ेंगे कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहली अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी कहते हैं, दूसरी अर्थव्यवस्था समाजवादी होती है, और तीसरी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित पूंजीवादी से समझ रहे हैं, कैपिटलिस्ट की बात होती है। मतलब जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में यूएसए इकोनॉमी और यूके इकोनॉमी इसको ले सकते हैं। समाजवादी में क्या होता है कि आपको समाज इसमें समाज से संबंधित अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। इसमें आप एग्जाम्पल रसिया का ले सकते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वो हो सकता है जिसमें आप प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों का इसमें इंक्लूजन माना जाता है। इस पर विस्तार से आगे से चर्चा होगी, बट हम आपको एक सारांश दे रहे हैं कि बेसिकली पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किस है ना। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में आती है, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के इस चीज़ को काम करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। हम इसमें देखेंगे कि क्लास 9th के एनसीईआरटीज़ जो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला अध्याय है पालमपुर की कहानी। पालमपुर एक गांव है जिसके बारे में इसमें चर्चा की गई है कि ये पालमपुर की कहानी से संबंधित बात को जानना है। उससे फिर हमें ये समझना है कि भारत में एक गांव के जरिए हम कैसे भारत के समग्र अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं, इसलिए पालमपुर गांव की कहानी को बताया गया है। संसाधन के रूप में लोग, मतलब ये मुख्यतः मानव संसाधन की ही बात कर रहा है। और अभी यहाँ पे ज़्यादा विस्तार से इसमें नहीं समझाया गया है। ये जब आप मानव भूगोल पढ़िएगा, एनसीईआरटीज़ मानव भूगोल को पढ़िएगा, तब आपको उसको इसमें बात क्लियर होगी कि संसाधन के रूप में लोग का, मानव संसाधन का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। अगला जो अध्याय है वो है निर्धनता से संबंधित की एक चुनौती है। निर्धनता जो गरीबी हर देश में, विकासशील देश में खास करके देखी जा रही है। तो निर्धनता कैसी है, निर्धनता कहते किसे हैं, और विभिन्न प्रकार के आयाम जो इसमें आते हैं हम उस चीज़ को समझेंगे। और सबसे लास्ट में आता है हमारा भारत में खाद्य सुरक्षा, जो एफसीआई आपने सुना होगा, पीडीएस आपने सुना होगा। ये है क्या, इस चीज़ पे बात हम करेंगे कि खाद्य सुरक्षा भारत में किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हम अब चलते हैं पहले चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर कहता है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी
जो है सो मुख्यतः इसमें हमें 4 चीज़ जब आप पढ़ लीजिएगा तो इसमें से आप 5 चीज़ को निकाल पाइएगा। सबसे पहला है कि इससे आप कृषि से संबंधित जानकारी पाइएगा जो एक एक ओवरऑल आइडिया देगा। दूसरा चीज़ है कि कृषि के बाद आप इसमें पाइएगा कि कौन कौन से संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है। फिर आप इसी में पढ़ने के दौरान ही आपको हरित क्रांति के बारे में जानकारी होगी, और उसके बाद जो है सो आप इसमें और प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होती है आप उसके बारे में भी इसमें जान पाइएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप। तो इसको समझने के लिए जो है सो आपको इस कहानी को बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि आखिर इसमें कहा क्या गया है, और हम आपको बहुत शॉर्ट में इसको समझा रहे हैं कि ये पूरे चैप्टर में बेसिकली कहा क्या गया है। देखिए, पहले इसके अवलोकन को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका एक मूल रूप होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटीज में ये बड़ी अच्छी सुविधा है कि आपको अवलोकन पहले दे दिया जाता है कि हाँ, आपको ये सब चीज़ इसमें से पढ़ना होगा। जैसे ये कह रहा है कि इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात हो गई कि उत्पादन से संबंधित कुछ जो मूल विचार हैं, वो मूल विचार क्या क्या हैं। तो वो मूल विचार हो सकते हैं कि जैसे उत्पादन है तो सबसे पहले तो कृषि आ जाएगा। कृषि को बेहतर बनाने के लिए किन किन संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, इन सबों पर हम विशेष इस पर पढ़ने के दौरान चर्चा करेंगे। तो हम एक आपको ओवरऑल आइडिया दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है इस पूरे चैप्टर में। उसके बाद हम जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, इसमें कहा क्या गया कि एक पालमपुर गांव है, और ये गांव जो है वो एक इस गांव की मुख्य क्रिया जो है वो कृषि है, और अन्य लघु स्तरीय विनिर्माण भी हैं इसमें। जैसे एक खेती मुख्य क्रिया है, और इसमें जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। उसके बाद ये आपको थोड़ा सा बताएगा कि पालमपुर जो है वो किस प्रकार से परिचय दे रहा है कि पालमपुर गांव कैसा है। तो कह रहा है कि देखिए, एक यह जो प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज से उससे आगे निकटतम शाहपुर से जोड़ती है। एक रायगंज गांव है और एक आपका कस्बे से इसको जोड़ रहा है। जोड़ने के दौरान वो जो सड़क का जो इस्तेमाल है, ये मुख्य मुख्य बिंदुओं को पकड़िएगा। ये सड़क है, ये सड़क जो है उस पर चलने के लिए हमने विभिन्न वाहनों का प्रयोग किया है, जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, भैंसा बग्घी, बैलगाड़ी, है ना। अच्छा, इस गांव की विशेषता को भी ये बता रहा है कि इसमें विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, जिसमें उच्च जाति, है ना, दलित जाति। उसके बाद इन जो उच्च जाति और दलित जाति के जो घर हैं वो जो है सो एक बड़े ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। मकान जो है वो बड़े हैं और ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। और इनकी जो जनसंख्या है उसका 1/3 भाग जो है उसमें एक अनुसूचित जाति लोग रहते हैं, जो उनके घर छोटे हैं और कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश घरों में बिजली है। अब इस चीज़ को समझिए, खेती में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, है ना। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय है, एक हाई स्कूल है, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक निजी औषधालय है जहां रोगियों का उपचार होता है। अब हम ये समझेंगे कि ये सब इतना डिस्क्रिप्शन देने का मतलब क्या हुआ। इतना डिस्क्रिप्शन देने का मतलब ये होता है कि आपके जो भारत के किसी भी गांव में जो है वो आपके पास क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। एक मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए? सड़क, परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, है ना। ये पर्याप्त विकसित तंत्र है जो इसमें होने चाहिए किसी भी जगह पे, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो या शहर हो। शहर में तो और डेवलप्ड हो जाता है, बट गांव के स्तर पे देखा जाए तो हमें इतनी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए, तभी हमारा किसी भी देश में उस जगह से अर्थव्यवस्था चालू रहती है। अर्थव्यवस्था जो है वो कार्यान्वयन किया जाता है उस चीज़ का। अच्छा, उसके बाद फिर हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर गैर कृषि क्रिया की बात की गई है। गैर कृषि क्रिया क्या होता है? गैर कृषि क्रिया वो होता है जो हम खेती से अलग कोई काम करते हैं, उसको हम लोग गैर कृषि क्रिया कहते हैं। जैसे में लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी, है ना। तो ये सब सारे चीज जो है वो हमें गैर कृषि क्रिया में आते हैं। अब इसी चीज को आगे बढ़ाता है। आगे हम जब लाइन में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें पूंजी की भी बात की गई है। पूंजी की बात की गई है कि जो है सो उत्पादन का जो संगठन है, उत्पादन का संगठन में हमें पहली आवश्यकता क्या होगी? भूमि की होगी। दूसरी आवश्यकता क्या होगी? श्रम की होगी। तीसरी आवश्यकता क्या होगी? भौतिक पूंजी की होगी, है ना। अब देखिए, क्या होता है कि किसी भी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें 4 चीजें आवश्यक हैं। सबसे पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है भौतिक पूंजी, और चौथा हमारा आ जाएगा जो यहाँ पे आगे आपको मिलेगा। चौथी आवश्यकता भी होती है, इसको हम लोग मानव पूंजी कहते हैं, जिसका विशेष रूप से अध्याय 2 में इसका अच्छा एक वो डिस्क्रिप्शन दिया गया है। खैर, तो किसी भी वस्तु और सेवा को देने के लिए हमें 4 चीज़ों की जरूरत है। सबसे पहला है भूमि। भूमि से क्या हुआ कि हम इसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, है ना, जल, वन, खनिज, कृषि करने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता है ही। अब वो भूमि तो हमें मिल गया, लेकिन कृषि करने के लिए हमें बल की भी जरूरत होगी, तो उसमें श्रम आ जाएगा, है ना। श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे।
अब ये जब श्रम हो गया तो तीसरी चीज क्या होती है, उसको बढ़ावा करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास भौतिक पूंजी होनी चाहिए। और पूंजी को जो है सो दो भाग में बांटा गया, एक है स्थायी पूंजी और एक है आपका कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, जिसमें औजार, मशीन, भवन, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीज पहले स्थायी हो चुकी है और उससे हम बार बार उत्पादन कर सकते हैं, उसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। वहीं कार्यशील पूंजी क्या होती है कि जैसे अगर हम सपोज 100 किलो का हम कुछ बना रहे हैं, 100 किलो का अगर हम आ, आ, आटा हम निकलवा रहे हैं, तो उसे निकालने के लिए हमें जो गेहूं की जरूरत पड़ेगी, गेहूं के बाद जो हमें नकद की जरूरत पड़ेगी सिर्फ 100 किलो आटे के लिए, वो जो आएगा वो हमारा कार्यशील पूंजी कहलाएगा। और जैसे ही ये 100 किलो आटा उत्पादित हो गया, ये हमारा कार्यशील पूंजी समाप्त हो जाएगा। फिर हम दूसरे जब उत्पादन में जाएंगे तो फिर से वो जो फिर से नया नकद मिलेगा, फिर से नया जो हमें रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, वो सारे फिर से वो कार्यशील पूंजी होंगे। मतलब कार्यशील पूंजी जो है वो बदलते रह सकता है, बदलते रहेगा, कहने का मतलब कि इसकी मात्राएं बदल सकती हैं। लेकिन स्थायी पूंजी क्या है, ये स्थायी रहेगा, ये बहुत एक दीर्घकालिक समय के बाद बदलता है। जैसे औजार है, मशीन है, भवन है। अब भवन जर्जर होगा तभी उस भवन पे काम हम बंद करेंगे, या मशीन होगा तो मशीन अगर खराब होती है तभी हम उस पर काम करना बंद करेंगे, औजार होगा तो औजार जब खराब होगी तभी हम उस पर काम करना बंद करेंगे, है ना। तो ये सारे जो है वो पूंजी को बताता है कि पूंजी दो प्रकार के बेसिकली हो जाते हैं, भौतिक पूंजी, एक स्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी। और चौथी जो आवश्यकता हमारे पास होती है वो होती है मानव पूंजी, जो सबसे ज्यादा, जिसमें ये जो मानव पूंजी है ये भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारक कहा जाता है, और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानव पूंजी। मतलब अगर हम एक शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो हमें उत्पादन करने के लिए चार चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में फिर दो भाग हो जाते हैं, एक होते हैं स्थायी और एक होता है कार्यशील। और पांचवा जो है, चौथा जो है वो हमारा हो जाता है मानव पूंजी। तो अगर सवाल बनता है कि इसी से अब देखिए 3-4 सवाल इससे आराम से निकल सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो निकलेगा कि उत्पादन करने के लिए हमें किन चार आवश्यकताओं की जरूरत होती है, तो भूमि, श्रम, भौतिक और मानव पूंजी। फिर कहता है कि भौतिक पूंजी कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो स्थायी और कार्यशील। मानव पूंजी से में क्या आता है, तो ये आते हैं मानव संसाधन, मानव संसाधन इसमें शामिल होता है। तो ये हो गया पूंजी की बात। इसी में फिर थोड़ा सा हम जब आगे बढ़ेंगे तो अब ये बता रहा है कि पालमपुर में खेती किस प्रकार से होती है। तो किसी भी गांव में खेती उत्पादन जब होती है तो खेती उत्पादन के लिए हमें क्या क्या जरूरत है वो इस पर हम समझेंगे। कहता है कि पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है और इस खेती पर इनके जो 75% लोग हैं वो खेती पर ही निर्भर है ना। अब क्या होता है कि वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं, इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, इस चीज को और समझिए थोड़ा सा कि जो पालमपुर में जो खेती हो रही है वो भूमि जो है वो स्थिर हो गई। तो यहां से हम एक चीज और समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये स्थायी पूंजी हो गया। यहाँ पे हम आगे विस्तार इसको कर ही रहे थे, तो ये स्थायी पूंजी हो गया। उसके बाद हम जब आते हैं कि क्या कोई अधिक पैदावार का तरीका हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा अधिक पैदावार करने के लिए, तो इसमें एक पूरा वो कंडीशन बताता है कि ये जो समस्त भूमि पर अगर खेती होती है तो कोई बेकार नहीं छोड़ी जाती है। अगर कृषि को जो है वो बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं, मतलब खरीफ कृषि की बात हो गई। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें किसी भी भूमि से अधिक पैदावार करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पर सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होता है कि अगर हमें कृषि को बहुत अच्छा बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था करनी होगी। सिंचाई की जब सुविकसित व्यवस्था हो जाएगी तो वो सुविकसित व्यवस्था कैसे होगी, हमें बिजली दिया जा सकता है, बिजली से चलने वाली सिंचाई होगी, है ना। उसके बाद इसी में हम लोग क्या करेंगे, दूसरी एक प्रणाली होती है जिसको हम लोग बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ये बहुविध फसल प्रणाली क्या है, ये बहुविध फसल प्रणाली ये है कि एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों को पैदा करना, है ना, एक से ज्यादा फसल पैदा करना, ये बहुविध फसल प्रणाली होती है। बहुविध फसल प्रणाली का एक फायदा ये होता है कि ये उस भूमि के मिट्टी को, वो उसकी उर्वरक क्षमता को वो बनाए रखता है ना। तो हमें जो है सो बहुविध फसल प्रणाली भी करके हम एक भूमि से अधिक पैदावार को कर सकते हैं, अधिक जो है सो अधिक फसल को हम उगा सकते हैं। अच्छा, इसी चीज में एक होता है कि फिर हम ये कर सकते हैं कि आधुनिक कृषि व्यवस्था को भी हम कर सकते हैं। आधुनिक कृषि व्यवस्था, आधुनिक कृषि व्यवस्था कहने का मतलब क्या होता है, हम जो है वो
आधुनिक कृषि व्यवस्था के लिए हम फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं, हम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। हम जो है वो HYV सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी को एक जगह करने के लिए एक आंदोलन चला, एक क्रांति चला 1960 के दशक में, जिसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। अब हरित क्रांति जो है सो भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज यानी HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। अब हरित क्रांति क्या है उसको हम विस्तार से अलग वीडियो में बताएंगे। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हरित क्रांति के जनक जो हैं वो कौन है। तो हरित क्रांति के जनक डॉक्टर विलियम गार्ड, डॉक्टर विलियम गार्ड है, ठीक है। और वही भारत में अगर हम कहेंगे तो भारत में इसके जनक हैं M.S. स्वामीनाथन, है ना। MS स्वामीनाथन जो है वो हमारे भारत के हरित क्रांति के जनक हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो अब ये हरित क्रांति जब हुई तो हरित क्रांति में क्या क्या किया गया। तो हरित क्रांति में बेसिकली ये हुआ कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुए हमारे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ को इस्तेमाल किया गया। सबसे पहला तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को, दूसरा रासायनिक उर्वरक, तीसरा सिंचाई, है ना, चौथा कीटनाशक, है ना, पांचवा आप कह सकते हैं जल का संरक्षण, है ना, या संतुलित फसल प्रतिरूप, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपको शामिल किए गए थे और इसी के कारण जो है वो आप देखे भी हैं। और आगे हम विस्तार से ग्रीन रिवॉल्यूशन पे अगर चर्चा करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे नॉर्थ इंडिया में इसकी बेनिफिट्स को देखा गया और वो उस पर फिर आगे चर्चा होगी कि क्यों नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा विकसित हुआ, इधर क्यों नहीं, मतलब ईस्ट साइड में या फिर साउथ साइड में ये क्यों नहीं ज़्यादा डेवलप हो पाया। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके नुकसान और इसके फायदे के बारे में हम बात करेंगे। फिर इसी काल में द्वितीय हरित क्रांति भी हुई तो उस पर भी हम आगे एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे। खैर, अब जब हरित क्रांति हुई तो अब हम ये समझेंगे कि आधुनिक कृषि के तरीके, है ना, आधुनिक कृषि के तरीके क्या हो सकते हैं वो देखिए। अधिक उपज वाले बीज जो हम अभी आपको बताया HYV, दूसरा है उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक की भी जरूरत पड़ गई, सिंचाई के अलग अलग तरीके, नहर से, पंप सेट से, बांध से और बिजली के द्वारा, कृषि यंत्र का इस्तेमाल, जैसे पहले लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे वो खेत की जुताई के लिए, अब जो है वो कृषि यंत्र के जरिए अर्थात ट्रैक्टर के जरिए खेत जुताई हो जाती है। अब तो डेवलप इतना हो चुका है कि ड्रोन की मदद से हम उस चीज़ को कर लेते हैं, है ना। और मिट्टी की उर्वरकता हमें अगर पता करनी है कि ये मतलब इस पर फसल उगाया जा सकता है या नहीं, कितनी इसकी मात्रा है, तो वो भी अब हम जो है सो टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उस पर हम जो है सो पता कर सकते हैं। खैर, वो आगे उस पर भी चर्चा होगी विस्तार से। तो ये चीज़ इसमें किए जाते हैं। क्या यह भूमि जो है यह धारण कर पाएगी, क्या धारण करना है, तो यह भूमि जो है क्या आप इसको, हरित क्रांति के कारण उपयोग के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है, तो ये नुकसान की बात कर गया कि हरित क्रांति से कैसे हमें नुकसान हो रहे हैं। तो हमें नुकसान ये होगी कि मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। दूसरी चीज है कि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया, है ना। तीसरा चीज है कि जो पर्यावरणीय संसाधन जो है वो जो थोड़ा सा उस पर अफेक्ट हो गया, है ना। तो ये इन सारे कारणों से जो है हरित क्रांति हमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी दिखाता है कि हमें इन सारे परेशानियों को जूझना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या होता है कि किसी गांव में भूमि जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, और कहीं पे क्या होता है कि पारिवारिक कलह के कारण एक ही भूमि के अलग अलग हिस्से हो जाते हैं और जिससे खेती सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए किसान करने पे बाधित हो जाते हैं। तो उन सब पे भी है कि किसान किस प्रकार, पालमपुर में किसान में भूमि किस प्रकार का वितरित किया गया है, तो वो इस पे बताया है, तो उसमें भी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। और जो है सो फिर हम इसमें आगे हम पेज में पढ़ेंगे तो इसमें और विशेष कुछ इस पर चर्चा नहीं की गई है ना। खेतों के लिए जो आवश्यक पूंजी है उस पर हम एक बात कर लेंगे। तो खेतों के लिए आवश्यक पूंजी जो है वो हमारे पास आता है आधुनिक खेती के आधुनिक तरीके, बहुत ही अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब जब बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी तो इसमें क्या होगा कि किसान, दो प्रकार के किसान निकलेंगे, है ना। एक बड़े किसान और एक मंझौले किसान, जिसको मंझले किसान भी कहते हैं, और एक तो आप ये छोटे किसान देख ही रहे हैं। अब क्या होता है कि मंझौले और बड़े किसान जो है वो क्या होते हैं और ये छोटे किसान अभी क्या होते हैं, ये तीनों को हम समझते हैं, है ना। तो
ये क्या करते हैं, जो बड़े और मझोले किसान जो होते हैं वो अपनी बचत से पूंजी प्राप्त करते हैं, है ना, बचत से पूंजी की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। और ये अच्छा, इन लोग एक चीज और क्या करते हैं कि अपने उपभोग से अधिक अनाजों का उत्पादन करते हैं, है ना, उपभोग से अधिक उत्पादन, ठीक है। उसके बाद जो है सो छोटे किसान जो होते हैं, छोटे किसान जो बेसिकली होते हैं, छोटे किसान, छोटे किसान क्या करते हैं, छोटे किसानों को दिक्कत ये होती है कि वो बचत नहीं कर पाते हैं और वो जो है वो बड़े और मझौले किसानों पे आश्रित हो जाते हैं, बचत नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये छोटे किसान हो जाते हैं। और फिर यही आगे चल के आप मानव संसाधन में पढ़िएगा, निर्धनता में भी इस चीज़ को देखिएगा कि यही आपके जो है वो मूलतः आपको जो है सो गरीबी का कारण इन्हीं से बनता है। उसके बाद आता है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, जो हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ में कि एफसीआई का इस्तेमाल करना, फिर पीडीएस का इस्तेमाल करना, फिर एमएसपी का इस्तेमाल करना, इन सब से जो कृषि में अधिशेष बच जाता है उसकी कैसे बिक्री की जाती है। अब क्या होता है कि गैर कृषि जो क्रियाएं हैं पालमपुर में वो कौन कौन सी हैं, तो डेयरी हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डेयरी है, लघु निर्माण है, लघु स्तरीय विनिर्माण है, कुटीर उद्योग हैं, वो भी जो है सो गैर कृषि आपके कुटीर उद्योग जो है वो भी गैर कृषि जो है सो प्रक्रिया है ना। और उसके बाद ये आपका यहाँ पे दुकानदार, दुकान की व्यवस्था व्यापार के लिए, और इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो हम लोग जो है इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हमें क्या क्या सीखने को मिला वो हम थोड़ा सा एक बार इस पर डिस्कस देख लेते हैं कि क्या क्या हमने सीखा। तो मुख्य बिंदु हम लोग क्या देखते हैं, तो मुख्य बिंदु में पहले हम लोग देखे हैं कि जो है वो उत्पादन के लिए आवश्यकता, उत्पादन के लिए आवश्यकता में क्या हो गया, चार चीज आ गए थे, जिसमें पहला था आपका भूमि, दूसरा था श्रम, तीसरा था पूंजी, और चौथा था आपका मानव पूंजी। और ये पूंजी जो है ये आपका भौतिक पूंजी था, तो इसमें उसको फिर दो भाग में बांटते हैं, एक कार्यशील और एक आपका होता है स्थिर पूंजी। दूसरा जो हम लोग ने जाना वो जाना हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति के बारे में, एक मिनट, हरित क्रांति के बारे में हम लोग ने जाना। तीसरा जो हम लोग ने जाना वो हमने जाना कि जो कृषि में आधुनिकता कैसे आई, कृषि में आधुनिकता वो कैसे आई वो इसमें जानने को मिला कि जैसे हमने सिंचाई की व्यवस्था की अधिक उत्पादन के लिए, है ना। उसके बाद फिर हमने जो है सो कीटनाशक का इस्तेमाल किया, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, HYV बीज का इस्तेमाल किया। तो इन सब चीज़ को हमने देखा। और इस पे जो है हमने फिर एक चीज़ और जाना कि बहुविध जो है वो प्रणाली क्या होती है, बहुविध फसल प्रणाली, फसल प्रणाली क्या होती है वो हमने जाना। तो इस प्रकार से हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने चार चीज़ को मुख्यतः जाना है कि उत्पादन के लिए क्या जरूरी है, तो भूमि, श्रम, पूंजी, मानव पूंजी, हरित क्रांति, कृषि में आधुनिकता, और बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है उसमें हमने जाना। अब हम लोग अध्याय दूसरे में आते हैं, जो संसाधन के रूप में लोग की बात करता है। बेसिकली ये मानव संसाधन की बात करता है। मानव संसाधन जो समझना है हमें, मानव संसाधन ये जो चैप्टर है इसमें अवलोकन देखिए कहता है कि हमने मानव पूंजी की बेसिकली बात की, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि हमने जो चौथा प्रकार जो था ये मेरा वो मानव पूंजी था, उसी मानव पूंजी के बारे में हमने इस पर बात कर रहा है ये। अब क्या होता है कि इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद जब आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें आपको सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। तो हम वहां से जानेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम लोग GDP कहते हैं, है ना। तो जीडीपी के ग्रोथ में मानव पूंजी का सबसे बड़ा योगदान है। मानव पूंजी मतलब कि जनसंख्या, जनसंख्या जितनी होगी उतना वो मेरे लिए पॉजिटिव होगा। बट ये भी चीज है कि अगर उस जनसंख्या का सही उपयोग नहीं किया गया तो वही जनसंख्या किसी देश के लिए अभिशाप बन जाती है, जो आगे इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे हम उस चीज पर काम कर सकते हैं। तो पूंजी निर्माण होगा। पूंजी निर्माण कैसे होगा कि जब मानव संसाधन को अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं।
मानव पूंजी में निवेश अगर करना है हमें, अगर मानव पूंजी को पॉजिटिव बनाना है, हमें देश के लिए उत्पादक करना है, किसी भी राष्ट्र के लिए अगर मानव पूंजी को उत्पादक बनाना है, तो हमें उसके शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा पे ध्यान देना होगा, है ना। अगर ये तीन चीज किसी भी राष्ट्र के द्वारा, किसी भी राज्य के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा ये प्रोवाइड कराया जा रहा है, जनसंख्या को निचले स्तर तक कराया जा रहा है, तो वो आपको मानव पूंजी में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बना करके देगा। अब इसमें हम आगे आते हैं, इसमें हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो इसमें ये बात किया है कि जैसे मानव पूंजी में निवेश कैसे हो सकता है। तो शिक्षा देंगे तो देखिए टीचर बन गया, अगर इसको हम प्रशिक्षण अच्छा देंगे तो अच्छी स्किल से ये नौकरी करेगा। अच्छा, इसी प्रकार से ये एक दर्जी, एक डॉक्टर, है ना, ये सारे जो है वो मानव पूंजी के ही उदाहरण में आते हैं। अब इसमें आगे जब पढ़िएगा तो इसमें दो व्यक्तियों की कहानी को बताया गया, एक है शकल की कहानी और एक है आपका विलास की कहानी। शकल की कहानी कहता है कि इसके माँ बाप भले गरीब थे, कामकाज करते थे, और शकल जो है घर के कामकाज में अपनी माँ का मदद करता था, है ना। और जो शकल के पिता थे वो उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी करते थे, मतलब वो चाहते थे कि हमारा बेटा जो है वो पढ़े। शकल पढ़ा, कुछ समय बाद जब वो अपना स्नातक जो है सो अपना पूरा कर लिया, जब अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया, उसके बाद वो कंपटीशन निकाल के या किसी प्रकार से उसे नौकरी हुई बड़े कंपनी में, और वो सॉफ्टवेयर डिजाइनर बन गया, और इससे उसने जो है सो अपना एक देश के आर्थिक में अपना एक योगदान दिया, अपने कौशल के जरिए, अपने शिक्षा के जरिए। वहीं दूसरी ओर शकल के ही गांव में एक विलास नाम का एक लड़का था, जो उसके पिता मछुआरे थे, तो मतलब छोटी सी वो जॉब करते थे, छोटा सा अपना ही वो काम करते थे। तो अब जब वो अपना काम करते थे तो मछली पालना है, और जो भी बेच के आया, जो बाजार से पैसा मिला, उसी से परिवार का जो है सो भरण पोषण होता था। इतने गरीब थे कि उन लोग जो है सो जब बीमार पड़ते थे तो दिखा भी नहीं सकते थे अस्पताल में जा करके। तो इससे क्या हुआ कि अंततः समय के बाद विलास को भी वही चीज करना पड़ गया, वो भी मछली उत्पादन में ही लग गया, बाध्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसे समय के अनुसार ना तो शिक्षा मिली और ना ही अच्छी स्वास्थ्य का सेवा मिल पाई, स्वास्थ्य व्यवस्था। तो इन दोनों के अभाव के कारण विलास जो है वो मछलियां बेचने में बाध्य हो गया, और वहीं शकल को जब इस तरह का एक अपॉर्चुनिटी मिली तो वो जो है वो एक अच्छा कौशल पूर्वक व्यक्ति बना और अच्छा अपने देश के अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। अब मानव संसाधन में हमने देखा कि शिक्षा और चिकित्सा कितनी जरूरी है, कैसे शिक्षा और चिकित्सा ना मिले तो कैसे जो है वो काया पलट हो जाता है, वो चीज हमें देखने को यहां मिलता है। इसके बाद पुरुषों और महिलाओं के जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें भी हमें ध्यान देना होगा कि प्राथमिक क्षेत्रक जो है उसके अंतर्गत तो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्रक में जो है विनिर्माण शामिल है, और तृतीय क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल है। तो अब क्या होता है कि गांव के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो महिलाओं को जो है वो घर के कामों में लगाया जाता है ना, और जो पुरुष होते हैं, घर के जो पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, पारिश्रमिक सेवाएं देते हैं। अब इस चीज को समझिए, अगर महिला काम कर रही है अपने घर में, सारी सेवाएं दे रही हैं, और उन्हें देने के बाद उन्हें भुगतान नहीं मिलता है, उन्हें कोई वेजेस, उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती है, तो उनका जो सेवा उत्पादन जो है, मतलब उनके द्वारा जो सेवा प्रदान किया गया, वो सेवा प्रदान जो है वो हम उसे अर्थव्यवस्था में नहीं जोड़ेंगे, अर्थव्यवस्था में इसे नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन वही जब पुरुष इस चीज का काम करते हैं तो, और वहां से पारिश्रमिक को निकालते हैं, तो हम उसे अर्थव्यवस्था में जोड़ देंगे। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि जरूरी नहीं है कि हर उत्पादित जो जिस सेवा से उत्पादन किया जा रहा है वो जो है वो अर्थव्यवस्था में जुड़े, नहीं, जिससे हमें उस राष्ट्र के अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखने को मिलती है, हम उसी को जीडीपी में जोड़ते हैं, जो हमने पहले ही अध्याय में सकल उत्पाद के बारे में जो आपको बताया था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कि जीएनपी, और जीएनपी को समझने के लिए हमें जीडीपी से देना होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम फिर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पुरुषों महिलाओं का हम वो देख लिए। अब इस देखिए स्पीकर को देखिए, इसमें 3 सेक्टरों को वो डिफाइन किया है। कैसे? ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, ये हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर, और ये हो गया आपका टर्शियरी सेक्टर। तो हम इसको चित्र से देख करके डिवीजन कर सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे आते हैं कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि। द्वितीय क्षेत्रक में हमारे विनिर्माण आते हैं। तृतीय क्षेत्रक में हमारे संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा आती है ना। और इस प्रकार से हम इस सेवाओं को डिफाइन कर सकते हैं। आर्थिक क्रिया जो अर्थव्यवस्था में जो जुड़ेगी, तो आर्थिक क्रिया 2 प्रकार की हो जाती है, एक बाजार क्रिया, गैर बाजार क्रिया। गैर बाजार क्रिया जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और बाजार क्रिया जो पुरुषों के द्वारा अधिकतर किया जाता है। अब तो व्यवस्थाएं बदल गई है, अब तो महिलाएं भी जो है वो बाजार क्रिया कर रही हैं, जो ऐसे ऐसे क्रियाएं कर रही हैं जिससे हमें अर्थव्यवस्था में प्रगति मिलती है। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट में समझाया जा रहा है कि प्रायः ऐसा ही विचार लोग रखते हैं।
अच्छा, अब जब इस चीज़ को हम आगे समझते हैं उसके बाद हमें एक चीज़ और देखने को मिलता है कि जनसंख्या की गुणवत्ता, कि अगर जनसंख्या को हमें प्रॉफिट में लाना है तो हमें उसे कैसे इस्तेमाल करना होगा। तो जनसंख्या की गुणवत्ता अगर हमें बढ़ानी है तो साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, है ना, यानी व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करता है। मतलब कि हमें एक चीज़ तो समझ में आ गया कि अगर हमको जनसंख्या को पॉजिटिव बनाना है तो हमें शिक्षा तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, तो हमें स्वास्थ्य चाहिए, ये देखिए स्वास्थ्य की बात करता है। और तीसरा जो है वो हमारे आता है तकनीकी कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी कौशल। अब देखिए जब शिक्षा जब होगा तो क्या होता है कि इस शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न तरह के आपके अभियान चलाए जा सकते हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य, मिड डे मील, दोपहर के भोजन। इससे क्या होगा कि जो है सो शिक्षा में सुधार आएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के लिए प्रेरित होंगे। और आप देख रहे हैं कि अभी हाल के समय में हर राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे जो है इस तरह के काम किए जा रहे हैं जिससे हमारे शिक्षा में सुधार हो। तो ये तीन चीज़ मुख्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद सबसे मुख्य जो एक समस्या उभर के आती है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी जो हमें समझना है, तो बेरोजगारी को जो है वो बेसिकली मुख्यतः तीन भाग में बांटा जाता है। और बेरोजगारी जो है बेसिकली क्या है कि, तो अब हम लोग बेरोजगारी की तरफ बढ़ते हैं। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी बेसिकली कहते किसे हैं? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। कहने का मतलब ये हुआ कि करने के लिए तो लोग मौजूद हैं लेकिन वो रोजगार उन्हें नहीं मिल पा रही है। इस कारण जो उस अवस्था, जो वो कंडीशन बनती है उसे ही हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। अब थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि श्रम बल जनसंख्या जो है वो हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच को हम लोग श्रम बल जनसंख्या कहते हैं, है ना। तो मतलब 15 वर्ष से नीचे के व्यक्ति अगर घर पे बैठा हुआ है तो वो उसको बेरोजगार नहीं कहेंगे, और 59 साल के ऊपर के व्यक्ति अगर घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बेरोजगार नहीं कहेंगे, है ना। तो श्रम बल जनसंख्या जो है उसका जो रेंज है वो कितना है, 15 साल से 59 साल तक। उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो भारत के संदर्भ में देखिएगा तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, और बेरोजगारी को ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी और नगरीय क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी है ना। अच्छा, पहले इसको समझने के पहले हम लोग एक चीज़ आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहेंगे कि बेरोजगारी जो है वो बेरोजगारी को मुख्यतः दो भाग में बांटा जाता है। एक को हम लोग कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक, और दूसरे को हम लोग कहते हैं अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब हो गया कि भाई मुझे रोजगार करनी ही नहीं है, तो ये तो अलग केस है, इसमें तो कोई कुछ बात ही नहीं कर सकता है। अनैच्छिक जो बेरोजगारी होते हैं उसमें फिर 4 पार्ट्स इसके बचते हैं। पहला पार्ट होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी इसको हम लोग कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। जो दूसरी है उसको हम लोग कहते हैं अल्प रोजगार, अल्प रोजगार। तीसरा जो है इसे हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। और चौथा जो है उसे हम लोग कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, है ना। अच्छा, अब संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी वो है जिसमें क्या होता है कि औद्योगिक क्षेत्र में खास करके संरचनात्मक बेरोजगारी को देखा जा सकता है, और ये दीर्घकालीन बेरोजगारी है। मतलब जब तक उद्योग है तो औद्योगिक क्षेत्र में जो बेरोजगारी होती है उसे हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अल्प रोजगार क्या होता है? अल्प रोजगार ये होता है कि क्षमता अनुसार जो काम नहीं मिलता है। मतलब आपका क्षमता है कि हम जो है सो सपोज आप जो है सो एक सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं लेकिन आप एज अ क्लर्क काम कर रहे हैं, तो ये जो है सो अल्प रोजगार को दर्शाता है कि आपकी क्षमता कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग अल्प रोजगार की श्रेणी में लेते हैं। उसके बाद आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है, जो मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। तो वो है, इसमें क्या होता है कि काम है हमें 5 आदमी का और उस काम को 7 आदमी लोग मिलकर कर रहे हैं या 10 आदमी लोग मिलकर कर रहे हैं, तो वो जो है वो कहलाता है हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी। और घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? तो घर्षणात्मक बेरोजगारी ये है कि बाजार के दशाओं के अनुसार जब मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होता है तब उसमें जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के आपके तौर पे हम समझ सकते हैं कि जैसे कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि जो लोग काम कर रहे थे
तो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज दी गई, लेकिन साथ ही बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे जहां से लोगों को निकाला गया, उनको कहा गया कि भाई आप जॉब छोड़ दो, हम आपको जॉब से हटा रहे हैं। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि उस समय बाजार में इस तरह की डिमांड हो गई जिससे वर्ल्ड मार्केट में कुछ शेयर गिरे और उनसे प्रभावित लोग जो कंपनीज थे वो अपने एम्प्लॉयज को अपने ऑफिस से निकालना शुरू किए, और यही जो है यही आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया घर्षणात्मक बेरोजगारी की अर्थव्यवस्था में मांग के अनुसार जो दशाएं उत्पन्न हुई और उन दशाओं के अनुसार जो बेरोजगारी उत्पन्न हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो अब यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी के बारे में बताया क्या है कि मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे इसमें कृषि आधारित को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कृषि आधारित में क्या होता है कि हमें जब एक तो कृषि क्या है कि मौसमी आधारित कृषि हो रही है, तो जब बुआई की समस्या, बुआई का समय है, कटाई की समय है, उस समय तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों का जो है सो हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही जब वो समय खत्म हुआ उसके बाद वही लोग जो उस समय काम कर रहे थे वो बेरोजगार बढ़ जाते हैं। तो वही क्या हो जाता है हमारा? उसको हम लोग कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। इसके बाद अगला हम जब चलेंगे तो अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अभी हमने आपको पहले ही बताया कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है कि क्षमता से माने चाहिए हमें 5 आदमी और लगे हुए हैं 10 आदमी, तो ये कहलाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है ना। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, तो यही जो है ये आपको क्या दर्शाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है, मतलब अदृश्य बेरोजगारी है कि 5 लोग मिल करके एक खेत में बुआई कटाई कर सकते हैं लेकिन वो काम 8 आदमी लोग मिलकर कर रहे हैं, और अगर हम उन 3 आदमियों को निकाल दें फिर भी हमारे उस कृषि प्रणाली में, कृषि प्रक्रिया में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो वो बेरोजगारी क्या कहलाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देखेंगे कि तकनीक अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है, और यही जो एक बेरोजगारी है ये सबसे बड़ा आज का मुद्दा बना हुआ है। हालिया समय में इसी से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, क्योंकि जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे क्या होगा कि देश की अर्थव्यवस्था में उस पर बोझ पड़ेगा। बेरोजगारी से अर्थव्यवस्था बोझ में वृद्धि होती है। ठीक है, तो अब इसका क्या करना होगा हमें? तो अभी देखिए क्या होता है कि किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अर्थव्यवस्था मंदीग्रस्त हो जाएगी, है ना। ये क्या होता है, इससे क्या होगा? संसाधनों की बर्बादी होगी, उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था, है ना। तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको हम लोग उपयोगी ढंग से नियोजित कर सकते थे, लेकिन क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है तो संसाधनों का दुरुपयोग बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, है ना। और जब दुरुपयोग होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए घातक साबित हो सकती है ना। अच्छा, इसका बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा अलग अलग तरीके के जो है सो आपको रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है किसी वैकेंसीज के जरिए, कोई उस तरह का काम करके उसके बाद जो है सो हम बेरोजगारी से उबार पाते हैं, है ना। इसी में मनरेगा जो है ना, मनरेगा की जो हम लोग बात करते हैं, मनरेगा इसी का एक पार्ट हो सकता है जिसको निर्धनता के लिए भी उपयोग किया गया है कि निर्धनता की कमी करनी है तो वहां के लोगों को रोजगार दे दो, तो ये मनरेगा के जरिए होता है, जो कि हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्रक में स्वरोजगार एक विशेषता है ना। प्राथमिक क्षेत्रक में तो क्या है कि स्वरोजगार आप कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आप जीविकोपार्जन कर सकते हो, मार्केट लेवल पे जैसे कुटीर उद्योग कर रहे हैं या जो है सो आप बुनाई कटाई कर रहे हैं, तो उस तरह का चीज जो है सो आपके लिए रोजगार, स्वरोजगार का एक विशेषता माना जाएगा, है ना। तो ये जो है आपकी पूरी कहानी इसमें समाप्त हो जाती है। अब देखिए अब क्या होता है कि कृषि पर जो है, जब क्योंकि बेरोजगारी आ गई, बेरोजगारी हो गई तो क्या हो गया, क्योंकि हमारा जो देश है वो क्या है, कृषि अर्थव्यवस्था का ही है ना, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है, तो कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई। कैसे कमी आई? प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण। हुआ क्या कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में जब हम एक्स्ट्रा आदमियों को हटाना शुरू किए तो वो क्या किए कि वो जो गांव में लोग जो रह रहे थे वो यहां से पलायन करके कहां पहुंचे? शहर में पहुंचे अपने रोजगार के लिए। और जब शहर में रोजगार जब के लिए वो प्रस्थान किए तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो है वो द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में जो है वो कृषि जो है वो श्रम उधर चला गया, और कृषि श्रम जब चला गया तो इससे बेनिफिट हमें क्या मिला कि रोजगार में हमें कुछ सहायता मिल सकती है। बेरोजगारी को कम करने का एक तरीका हो सकता है कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में या तो सुविधाएं उपलब्ध करा दीजिए सरकार के द्वारा जिससे वो बेरोजगार न रहे, या फिर इसमें यह कर सकते हैं कि शहर की अगर वो पलायन कर रहे हैं तो द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में, खास करके जय प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, सरीखी विभिन्न नई सेवाएं हैं ना, उन सब में जो है वो अपना योगदान दे सकते हैं और बेरोजगारी अपना ये समाप्त कर सकते हैं। तो ये जो है
वो हमारा दूसरा अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। अब दूसरा अध्याय जब समाप्त हुआ तो इसमें से हम ये जान लेते हैं कि मुख्यतः हम लोगों ने किस किस चीज़ पे बात की। सबसे पहले हम लोगों ने जो बात किया वो बात किया है बेरोजगारी के मुद्दे पे, ठीक है। उसके बाद हमने मानव पूंजी की बात की कि कैसे उस पे जो है वो हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं शिक्षा के जरिए, है ना, और स्वास्थ्य के जरिए। स्वास्थ्य के जरिए ये मानव पूंजी निवेश की बात करता है, ये मानव पूंजी निवेश की बात करता है, ठीक है। इसके बाद बेरोजगारी के वो तरीके बताए गए जिसमें प्रच्छन्न और आपका मौसमी, है ना, और आपका जो है सो अदृश्य, है ना, घर्षणात्मक बेरोजगारी, इस प्रकार का जो बेरोजगारी है वो इसमें चर्चा की गई है। मानव पूंजी निवेश का चर्चा किया गया है ना। और इसके बाद जो है सो आपके पास आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया की चर्चा की गई कि आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं और गैर आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या आता है? आर्थिक क्रियाओं में आता है आपका व्यवसाय, है ना, नौकरी आदि। और वहीं जो है वो आपका गैर आर्थिक क्रिया में क्या आ जाता है? गैर आर्थिक क्रिया में तो गैर आर्थिक क्रियाएं आपकी हो जाती हैं जैसे घर में जो महिलाएं काम करती हैं, जैसे खाना पकाना, है ना, खाना पकाना, फिर आपका परिवार का ध्यान रखना, तो ये सारे जो हैं वो आपके हो जाते हैं गैर आर्थिक क्रियाएं। अब हम आते हैं तीसरे अध्याय में, निर्धनता। निर्धनता जो है सो बहुत आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे बात हो रही है कि निर्धनता पर कैसे कंट्रोल किया जाए, निर्धनता के क्या कारण हैं, इन सबको हम इस अध्याय में जानेंगे। इस अध्याय में निर्धनता के विषय पर चर्चा की गई है जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि निर्धनता को दो विशिष्ट मामलों से समझा जा सकता है। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले हैं, एक है शहरी निर्धनता और एक है आपका ग्रामीण निर्धनता, है ना, शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। अब क्या है कि जब इन दोनों कहानियों को पढ़िएगा, एक देखिए, एक जो ये शहरी निर्धनता की कहानी है, ये रामशरण है 35 वर्षीय जो झारखंड में है ना, और गेहूं के आटे के मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है और वही अपना पैसा जो उसे मिलता है वो अपना आयु जो है सो मतलब बच्चों के लिए अपना वो जीविकोपार्जन करता है और वही जो है सो उसके बूढ़े माँ बाप उसी गाँव के समीप में रहते हैं तो वहाँ भी उनका आना जाना होता है और इसी प्रकार से उनका वो काम चल रहा है। तो वो जो है सो बस अपने परिवार को भरण पोषण कर पाता है, अपने लिए कुछ नई सुविधाएं नहीं दे पाता है, तो वो उसकी हो गई शहरी निर्धनता। ग्रामीण निर्धनता क्या है? ये लखा सिंह की बात की गई है उत्तर प्रदेश में, है ना। वो इसके पास क्या है कि कोई भूमि नहीं है और वो क्या करता है कि बड़े बड़े किसानों के यहाँ छोटे छोटे काम करता है और वहां से जो उसे पैसा मिला, अच्छा काम जो है वो अनियमित है, कर रहा है तो रात भर कर रहा है, नहीं कर रहा है तो 2 घंटा भी नहीं किया, तो ये चीज हो रहा है। उसके बदले क्या हो रहा है कि उस मेहनत के बदले उसे 50 रुपए मिल रहे हैं और वो जो है सो मेहनत करता है और बस अपने जीविकोपार्जन में ही चल रहा है और इस तरीके से उसकी निर्धनता को दर्शाया गया है। तो दोनों स्थिति में अगर आप देखिएगा, चाहे वो ग्रामीण निर्धनता की बात हो या आप शहरी निर्धनता की बात करेंगे, इन दोनों में सबसे बड़ा कारण क्या आ रहा है? आय असमानता। आय की असमान वितरण के कारण ही यह प्रणाली हमें देखने को मिलती है कि हम जो है सो शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी को समझ पाते हैं। खैर, अब क्या हो रहा है कि अगर दोनों को हम समग्र रूप से देखें तो हमें इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है कि एक तो भूमिहीनता के कारण भी जो है सो हमें निर्धनता या गरीबी देखने को मिल रही है, बेरोजगारी के कारण भी, परिवार का आकार के कारण, निरक्षरता, है ना, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम और असहायता, इन सब के कारण जो है वो हमें देखने को मिलता है निर्धनता। निर्धनता क्या है? निर्धनता का अर्थ क्या है? भूखमरी और आश्रय का ना होना, इसे ही हम कहते हैं निर्धनता, भूखमरी और आश्रय का ना होना। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी और न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। और इन्हीं सब को यहाँ पे दिखाया गया है कि भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, बाल श्रम और असहायता, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? हमें निर्धन के बारे में जानकारी देते हैं कि कैसे व्यक्ति निर्धन के क्या क्या कारक हो सकते हैं, उन सब का यहाँ पे विश्लेषणात्मक चर्चा की गई है। अब क्या होता है कि सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है, इसको भी थोड़ा देख ले। तो सामाजिक निर्धनता में क्या है? दो चीज दिखाया गया, एक है सामाजिक अपवर्जन और एक है असुरक्षा। सामाजिक अपवर्जन क्या है? तो
सामाजिक अपवर्जन ये कहता है कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। अर्थात सामाजिक अपवर्जन क्या हो गया कि ये तुलनात्मक विधि है कि एक व्यक्ति अगर बहुत अच्छे सुविधाओं के साथ रह रहा है, एक व्यक्ति बिना किसी सुविधाओं के साथ रहता है, तो वो भी एक निर्धनता की श्रेणी में आ सकता है। सामान्य अर्थ में देखिए यहाँ कहता है कि सामाजिक अपवर्तन निर्धनता क्या है, एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है ना। तो ये जो है सो आपको सामाजिक अपवर्तन निर्धनता के बारे में बताता है। दूसरा है असुरक्षा। असुरक्षा क्या है? ये एक प्रकार का माप है ना। कैसा माप है? जो कुछ विशेष समुदायों या व्यक्तियों के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निर्धनता को सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या प्रमाण हो सकता है, क्या इसके परिणाम प्रभाव मिल सकते हैं। अब क्या होता है कि इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, जीविका खोजने के विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है ना। आतंकवाद हो गया, भूकंप हो गया, इन सब मामलों में जब कुछ समुदाय जो है ना बहुत जोखिम के साथ उस पर प्रभावित होते हैं और जब उनके द्वारा वो उत्पन्न होता है तो वही जो है सो हमें असुरक्षा प्रदान करती है और वो भी निर्धनता के कारक के रूप में जाना जाता है। अब निर्धनता रेखा एक सबसे बड़ी, किसी भी राष्ट्र के लिए ये जानना जरूरी होता है कि निर्धनता रेखा जो है वो क्या है। निर्धनता रेखा क्या है? निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। मतलब कि आय और उपभोग स्तरों पर जब हम किसी का सर्वे करते हैं, सर्वे जब हम लेते हैं और वहां से हमें जो डिटेल मिलता है वही हमें निर्धनता रेखा के बारे में बताता है कि कौन व्यक्ति कितने निर्धन में है, किस ग्रुप का, किस समुदाय के लोग कितने जो है सो निर्धन के श्रेणी में आते हैं। अच्छा, इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, NSSO, है ना। ये जो है वो आपको निर्धनता रेखा को दर्शाता है। अब आते हैं निर्धनता के अनुमान पे कि निर्धनता का अनुमान जो है सो किस तरीके से। देखिए आपको सामने एक चार्ट दिया हुआ है, ये 1993 से लेकर के 2012 तक के निर्धनता के विकास को और निर्धनता के स्थितियों को बताया है कि कैसे निर्धनता जो है वो कम हुई है या बढ़ी है ना। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2018 है। अभी आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2023 या अभी जो अंतरिम सर्वे के हिसाब से जो 2024 का रिपोर्ट निकाला है उसके हिसाब से आपको बात करनी होगी, उस पर हम विशेष आगे चर्चा करेंगे। अब क्या होता है कि इसी चीज में जो है सो अब असुरक्षित समूह की बात आ जाती है कि ठीक है निर्धनता है, लेकिन निर्धनता में भी कुछ समुदाय, कुछ समूह तो होंगे ना। तो वो समूह कौन कौन से हैं? तो वो हो जाते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, है ना। और आपके क्या हो जाएंगे? कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, मजदूर हो जाएंगे। तो ये सब जो कुछ क्षेत्र है, जो सब कुछ आपके देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भारतीय निर्धनता अनुपात औसत, श्रमिक और गैर श्रमिक कृषि, गैर कृषि श्रमिक जो होते हैं शहरी और ग्रामीण, इन सभी में हमें पता चलता है कि निर्धनता रेखा जो है वो कितनी है और कौन कौन से समुदाय जो है सो इससे पीड़ित हैं। अब देखिए इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आपको एक शिवरमन की कहानी मिलेगी। ये शिवरमन की कहानी क्या है? शिवरमन की कहानी तमिलनाडु में एक बताया गया। ये हथकरघा और बिजली करघा अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। करूर जो है सो, है ना, करूर कस्बा एक है। इसमें ये 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक मजदूर के रूप में ये काम करता है ना। और वो जो है वो शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ है, बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है ना। उसकी 25 वर्ष की अविवाहित बहन है, उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 से 16 वर्ष के बीच है। समझिएगा इस चीज को कि शिवरमन जो है अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है ना। अपनी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती है, मतलब उसकी वो शादी कराना चाहता है, लेकिन उसके पास क्या है कि इतनी, है ना, उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है। शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। ये दर्शाता है कि जब हमें जो मौलिक सुविधाएं हैं जब वो हम नहीं पा पाते हैं, जब वो हमें नहीं मिल पाता है, तो हम जो है सो निर्धन माने जाते हैं। अब क्या है कि अंतर्राज्यीय असमानताओं को देखेंगे कि अब क्या होता है ना कि ये निर्धनता जरूरी नहीं है कि ओवरऑल इंडिया में सब जगह एक ही जैसा हो। ये राज्य टू राज्य जो है वो डिपेंड करता है। जैसे केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, है ना, ये निर्धनता के बात को बताएगा कि ये कितने निर्धन हैं या नहीं है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सब जो है वो निर्धनता के श्रेणी में आते हैं कि जो कहा जाता है ना कि गरीब राज्य। तो गरीब राज्य में कहीं ना कहीं एक पॉइंट्स ग्रामीण और शहरी निर्धनता का भी इसमें आता है। ठीक है। तो अब वैश्विक निर्धनता परिदृश्य को देखेंगे तो आपको यहाँ पे पीछे के डेटा को दिखाया गया है कि 2015 में 10% की गिरावट हुई थी, है ना। फिर 2014 में 15.2% हो गई थी। तो ये आपको जो है ये चुनिंदा राज्यों के हिसाब से आपका ये डेटा दिया हुआ है कि कौन पे कितने ज़्यादा जो है सो निर्धनता हिसाब से दिया गया, जिसमें सबसे पहले बिहार का नाम है और सबसे कम किसका है? केरल का है। अच्छा, ये डिफरेंस अगर हम समझना चाहेंगे तो ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि केरल में लिटरेसी रेट ज़्यादा है। अगेन सेकंड अध्याय के हिसाब से अगर हम चलेंगे, एनसीईआरटी का जो अभी दूसरा अध्याय हम पढ़ें, तो लिटरेसी रेट जो है वो इसका क्या है, ज़्यादा है। अब जब लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य सुविधाएं जब उपलब्ध होंगी तो जो है सो कोई भी व्यक्ति अपने लिए कौशल क्षमता ला पाएगा। कौशल क्षमता जब ला पाएगा, अपने बीमारियों से जूझ रहा है उससे लड़ पाएगा, उस पर अपना काम कर पाएगा, सभी सुविधाएं मिलेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे निर्धनता कम रहेगी। वहीं अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में क्या है, कुछ कारणों से यहाँ पे लिटरेसी रेट कम है। और लिटरेसी रेट कम होने के कारण क्या होगा कि शिक्षा सही से नहीं होगी। शिक्षा सही से नहीं होगी तो स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। वही मानव पूंजी का जो पिछले अध्याय में हम बात कर चुके हैं, तो स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य नहीं मिलेगा तो एक सक्षम व्यक्ति जो है सो वो अपना मनचाहा रोजगार नहीं पाएगा। जब रोजगार नहीं पाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अपना जीविकोपार्जन नहीं कर पाएगा, और जब जीविकोपार्जन नहीं कर पाएगा तो वो निर्धन की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि निर्धनता जो है वो मानव पूंजी निवेश पर ही निर्धारित है। मानव पूंजी निवेश कम, निर्धनता ज़्यादा। तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जब बढ़ेंगे तो आगे आपको देखिए एक ये दिख रहा है कि प्रतिदिन $1.9 पर जीवन यापन करने वाले लोग, है ना। इसमें दर्शाया है कि देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये चीन का है, ये रेड जो है पूर्व एशिया प्रशांत का है, ये सब सहारा अफ्रीका, ये लैटिन अमेरिका और ये दक्षिण एशिया। ये प्रतिशत को दर्शाता है और ये आपका वर्ष दर्शा रहा है। अब इसमें आप देखिए कि हमें क्यों इस तरह से हो रहा है कि हम लोग कम प्रतिशत में हैं और इन लोग ज़्यादा प्रतिशत में है। तो बस उसका कारण वही है, लिटरेसी रेट का कम होना, स्वास्थ्य सुविधाओं का कम होना, आधारभूत संरचनाओं का अभाव, इन सब कारणों से निर्धनता का कारण होता है। अब एक टॉपिक यहां दे ही गया है, निर्धनता के कारण। निर्धनता के कारण जो है इसमें सबसे पहला कारण है ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। यह सबसे पहला कारण हो सकता है भारत में निर्धनता का। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि। इससे भी जो है सो आपको निर्धनता देखने को मिलेगी। जनसंख्या बढ़ी जा रही है, उस पर कोई नियोजन हो नहीं रहा है। एक ही परिवार में जहां 4 लोग खा रहे थे वही 1 साल बाद वहां पे अब 6 लोग खा रहे हैं, लेकिन इनकम वही का वही है। तो उसमें क्या होगा, उसमें स्वाभाविक सी बात है कि निर्धनता का कारण बनेगा। निर्धनता आएगी ही आएगी, गरीबी आएगी ही आएगी। उसके बाद उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता क्या है, आय असमानता, है ना। आय असमानता। अब आय असमानता इसका मुख्य कारण क्या होगा, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, है ना। ये सब जो है सो उच्च निर्धनता दर को दर्शाता है। साथ में अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। तो इन सब से हम जो है वो निर्धनता को करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है ना, इनका कारण बनता है। अच्छा, इन आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे कि निर्धनता को जो हम लोग नापते हैं, जो गरीबी रेखा जो हम लोग देखते हैं, गरीबी को हम लोग जो नापते हैं वो बेसिकली 2 तरीके से नापते हैं, है ना। एक होता है सापेक्ष और एक होता है निरपेक्ष। ठीक है। सापेक्ष गरीबी क्या है, सापेक्ष निर्धनता क्या है? सापेक्ष गरीबी क्या है, यह है असमानताओं को दर्शाता है, असमानताओं को। ठीक है, असमानताओं को। और सापेक्ष गरीबी जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता अथवा क्षेत्रीय आर्थिक असमानता का बोध कराती है ना। यह किसका बोध कराती है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता का, आर्थिक असमानता का। अच्छा, और इसको मापने के लिए, इसका मापने का जो तरीका है, मापने का प्रयोग, मापने के लिए 2 हम लोग चीज इस्तेमाल करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं गिनी गुणांक, ठीक है, और दूसरे को हम लोग कहते हैं लॉरेंज वक्र। यह भी बस हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये क्लास 11th में और क्लास 12th वाले एनसीईआरटीज में इस पर विशेष से तौर पे चर्चा की गई है कि गिनी गुणांक क्या है और ये लॉरेंज वक्र क्या है। इसी में जो निरपेक्ष गरीबी होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी क्या है? निरपेक्ष गरीबी है कि जिसमें हम लोग आधारभूत आवश्यकताओं को, है ना, आधारभूत आवश्यकताओं से है। आधारभूत आवश्यकता कहने का मतलब कि जैसे आपके पास भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य, है ना, भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा, ये सब अगर उपलब्ध नहीं है तो आप निरपेक्ष गरीब माने जाते हैं, है ना। अब क्या होता है कि उसी में हम थोड़ा सा और इस पर विस्तार कर देते हैं कि गरीबी रेखा जो है ना, गरीबी रेखा जो यहाँ पे आपने इससे पहले वाले इसमें आपने यहाँ पे देखा था, ये आपका गरीबी रेखा की जो हम निर्धनता रेखा की जो हम बात कर रहे थे,
ये जो निर्धनता रेखा की यहाँ पे बात हुई थी, वो निर्धनता के अनुमान की जो हम बात कर रहे थे कि निर्धनता का अनुमान कैसे ये निर्धारित किया जाता है, तो निर्धनता के अनुमान में ही गरीबी रेखा की बात होती है कि कैसे कैसे जो है सो हिसाब लगाना चाहिए ग्रामीण शहरी योग में। तो उसी में एक चीज़ यहाँ पे आता है, आपने एक नाम सुना होगा, सुरेश तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति ये 2008 में गठित हुई थी। इन्होंने गरीबी रेखा के बारे में बताया था और इस समिति ने कहा था कि उस समय के हिसाब से, तत्कालीन हिसाब से 37.2% जो हैं वो निर्धनता रेखा से नीचे हैं, है ना। और उसमें से ग्रामीण क्षेत्र कितने हैं? ग्रामीण क्षेत्र हैं आपके 41.2%, है ना, ग्रामीण, और 27.5% जो है वो आपका क्या है? शहरी है ना। तो ये आपको दर्शाता है निर्धनता गरीबी रेखा के बारे में। और सुरेश तेंदुलकर समिति की सिफारिश, उन्होंने ही जो था सो इस पे मासिक उपभोग व्यय के अनुसार से बताया था कि जो है सो आपका तेंदुलकर समिति की सिफारिश के अनुसार कि जो है सो निर्धनता रेखा कैसे डिसाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निर्धनता निरोधी उपाय। निर्धनता निरोधी उपाय क्या हो सकता है? पहला है आर्थिक समृद्धि और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर है ना। अब जैसे आपके पास, अब ये कैसे होगा आर्थिक समृद्धि और उसके लिए, तो हम क्या करेंगे कि लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम में क्या आता है? मनरेगा आ गया, है ना, जो है सो कौशल योजना इसी में आता है कि हम कौशल सिखा देंगे, उससे कुछ लोग सीख लेगा तो वहां से जो है सो आपका गरीबी वहां से दूर हो जाएगी। तो इन सारे योजनाओं का जो मेन मुख्य जो लक्ष्य है वो क्या है? निर्धनता गरीबी को कम करना। तो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम में मनरेगा, है ना, प्रधानमंत्री कौशल योजना, ये सब सारे जो योजनाएं हैं वो इसी में आते हैं, जिससे हम जीविकोपार्जन के लिए उसे कर सकते हैं और फिर हम निर्धनता को कम कर सकते हैं। इसी में आता है आपका रोजगार गारंटी कोष, है ना, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, है ना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में जो चलाया गया था। तो ये सारे जो क्या है वो आपके इस तरह का निर्धनता निरोगी उपाय होते हैं। इसी में अंत्योदय अन्न योजना, कि भाई जब मूलभूत जो हमारा जो आपका वो है रिक्वायरमेंट है किसी भी निर्धनता को कम करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, है ना, आपका जो है वो भोजन, कपड़ा, ये सब पूर्ति अगर नहीं हो पाती है तो हम लोग निरपेक्ष गरीब माने जाते हैं। तो उसी में जो है सो इस तरह के सरकार द्वारा काम किए जाते हैं। अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये सब सारे योजनाएं किस लिए चलती हैं? ये सारी योजनाएं निर्धनता को कम करने के लिए चलता है। अब आते हैं कि भाई इससे हमें चुनौतियां किस प्रकार से हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि उच्च आर्थिक समृद्धि, सर्वजनीन निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकता है। क्या संभव हो सकता है? निर्धनता को हम लोग उन्मूलन कर सकते हैं। निर्धनता उन्मूलन करने के लिए हमें ये सब कारणों पर काम करना होगा, तभी जो है सो हम निर्धनता पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस पे अब हम मुख्यतः बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स पे आज इस पे निकाला, कि इस अध्याय से हमने क्या क्या निकाला, उस पे हम लोग इस बात की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देखिएगा कि हमने निर्धनता की बात की, सबसे पहला काम हुआ कि निर्धनता पर हमने बात की। दूसरा सबसे बड़ा काम क्या हुआ? दूसरा सबसे बड़ा काम क्या हुआ कि हमने गरीबी रेखा पर बात की। हमने जो है वो गरीबी रेखा पे बात की है, गरीबी रेखा पे बात की, है ना। फिर विभिन्न योजनाओं के बारे में हमने बात किया कि कैसे इस पर कम किया जा सकता है, इसके लिए क्या सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या योजनाएं ला रही हैं, तो इस पे हमने बात किया है ना। तो ये विभिन्न योजनाओं पे हमने बात किया। गरीबी के कारण के बारे में हमने बात किया, गरीबी का कारण, है ना। तो ये मुख्यतः इसी चीज पे बात हुई। इस पर कैसे हम इसका नियोजन कर सकते हैं उस पर भी हमने बात की। तो हमने ये सारे पॉइंट्स को इसमें से निकाला है। उसके बाद अब हमारा अगला अध्याय है भारत में खाद्य सुरक्षा। ये चौथा और इस क्लास NCERT 9th क्लास का ये लास्ट चैप्टर आता है, भारत में खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा की जब हम बात करेंगे तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य, है ना। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार उससे अधिक प्रभावित होते हैं। तो खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करता है। तो ये हो गया आपका कि खाद्य सुरक्षा कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं।
अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि क्या ये कहता है। तो खाद्य सुरक्षा क्या है, आपने समझ लिया कि खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है। क्या क्या आयाम है? खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के एक स्टॉक से है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बफर स्टॉक जिसको कह देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आता है कि पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे, और तीसरा सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो, है ना। तो इन सभी को तीन तरीके से जो है ना तभी सुनिश्चित हो सकती है जब लोगों को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोग स्वीकार्य गुणवत्ता का खाद्य पदार्थ खरीदने और उस खाद्य उपलब्ध में कोई बाधा ना हो। इन सभी से जो है सो हम क्या कर सकते हैं, खाद्य सुरक्षा के आयाम को समझते हैं। अब खाद्य सुरक्षा क्यों, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि खाद्य सुरक्षा क्यों। खाद्य सुरक्षा इसलिए कि मान लेते हैं कि भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसल के खराब आदि चीज पर होती है, तो अगर सरकार के पास पहले से वो चीज रखा हुआ है, पहले से अनाज जो है उसका हम सुरक्षा करके रखे हुए हैं, तो सरकार जो प्रोवाइड कराती है, जैसे मान लेते हैं बाढ़ आता है तो सरकार जो है सो वहाँ पे हवाई जहाज के जरिए या किसी साधन से वहाँ के जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वहाँ तक अनाज पहुँचाती है। ये कैसे संभव है? ये संभव है उसी प्रकार से कि जब तक सरकार जो है वो खाद्य की सुरक्षा करके एक जगह उसको प्रतिरोधक भंडार में नहीं रखती है, जिसको बफर स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि तो इसीलिए खाद्य सुरक्षा हमें बहुत जरूरी है। और इस कॉलम में आप देख रहे हैं कि सदैव पर्याप्त उपलब्धता के बारे में बताया गया था, है ना। और किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है ना। तो खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है किसी आपदा के समय? तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि सूखा हुआ, उसके कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट हो गई। तो जब गिरावट हो गई तो क्या हुआ कि प्रभावित क्षेत्र में खाद की कमी हो जाएगी। अब जब प्रभावित क्षेत्र में खाद की कमी है तो उससे क्या होगा, कीमतों में बढ़ोतरी होगी। कीमतों में जब बढ़ोतरी होगी तो खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाएंगे लोग, है ना। लोग खाद्य नहीं खरीद पाएंगे, और जब नहीं खरीद पाएंगे तो यह क्या हो गया कि जब अगर ये आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है और लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी का कारण बन जाता है, और यही भूखमरी जो है वो अकाल की स्थिति बन जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो है सो बंगाल की जो अकाल की बात होती है, 1943 के बंगाल प्रांत में जो अकाल आया था उस पर हम लोग हमेशा बात करते हैं। तो ये चीज जो है सो वहां पर इसका प्रभावित देखने को मिलता है। अगर खाद्य सुरक्षा रहे तो सरकार जो है सो इस पर काम कर सकती है ना। तो अब अच्छा, उसके बाद ये सवाल आता है कि खाद्य असुरक्षित कौन है ना। तो भारत के लोगों कौन कौन है? जो भूमिहीन है, पारंपरिक दस्तकार हैं, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग हैं, जो भूमि पर निर्भर हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, कामगार हैं, निराश्रित तथा भिखारी हैं। ये सारे लोग जो है वो खाद्य सुरक्षा से असुरक्षित महसूस करते हैं। मतलब जब तक खाद्य सुरक्षा नहीं मिलेगी तो जो आपदाएं आएंगी तो इन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हम ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण NHFS 1998-99 के अनुसार भारत में महिलाओं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है ना। तो ये जो है ये क्या है, ये बेसिकली उन लोगों को बता रहा है जो कुपोषण के शिकार हैं, क्योंकि जब भूखमरी आएगी तो कुपोषण आएगा, और कुपोषण आएगा तो उससे दिक्कतें आएंगी और वो एक बोझ बनते जाएगा जनसंख्या पर। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। तो अगर हम कहेंगे कि भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक जो है सो असुरक्षित लोगों की संख्या है खाद्य की दृष्टि से, तो उसमें आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे कुछ भाग हैं जिसमें ये लोग सम्मिलित होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि देखिए ये लाइन पढ़िए कि गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षम है ना। दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं, और मौसमी भूखमरी जो है फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। तो क्या होता है कि भूखमरी के दो भाग हो गए, एक हो गया दीर्घकालिक और एक हो गया मौसमी। तो ये जो दो भूखमरी हैं ये दोनों भूखमरी को दर्शाते हैं कि जब अब भूखमरी क्यों आएगी, भूखमरी क्यों आएगी, जब आपदा होगी तो खाद्य असुरक्षित, जब खाद्य सुरक्षा नहीं रहेगा इस कारण भूखमरी आएगी, और जब ज्यादा व्यापक भूखमरी होती है तो वो अकाल का कारण बन जाती है और अकाल से प्रभावित हो जाती है। तो भारत में इसके लिए स्वतंत्रता के बाद भारत जो है सो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है ना। जैसे गेहूं क्रांति के नाम से इंदिरा गांधी ने 1968 में जो एक विशेष डाक टिकट जारी किया। तो क्या हुआ कि भारत में खाद्य सुरक्षा 70 के दशक में हरित क्रांति के आने के बाद से प्रारंभ की गई, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इस व्यवस्था के दो घटक होंगे। कौन से व्यवस्था के? भारत में खाद्य सुरक्षा के दो घटक कौन सा, एक है बफर स्टॉक और एक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। ये बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक होता है जहां पर हम गेहूं और चावल का एक न्यूनतम सुरक्षित भंडार रखते हैं, है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। और यहीं से जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जाती है, आपूर्ति के द्वारा आपूर्ति की जाती है,
ठीक है। तो जो FCI जो हम लोग कहते हैं ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वही है आपका बफर स्टॉक। वहीं पर जो है सो सारे चीज किए जाते हैं। भारत जो खाद्य की सुरक्षा की बात होती है वो खाद्य सुरक्षा किया जाता है। जैसे देखिए बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। अभी मैंने कहा ये क्या है बफर स्टॉक, जहां पे गेहूं और चावल का न्यूनतम सुरक्षित भंडार रखा जाता है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं, है ना, पहले से घोषित कीमतें, इस चीज को समझिए, पहले से घोषित कीमत दी जाती है। अभी वो बुआई किया ही नहीं है, फसल का बीज बोया ही नहीं है, उससे पहले उसको कीमत जो है सो टारगेट कर दिया जाता है। इसी मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थित कीमत या MSP। करंट अफेयर में इसमें बहुत सारे आजकल किसान आंदोलन इसी से संबंधित ये सब चल रहा है, तो उस पर हम विशेष बात करेंगे कभी। तो ये न्यूनतम समर्थन कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है ना। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये यही होता है कि जब हम जो है सो उत्पादन से पहले किसान को उस फसल की कीमत को घोषित कर दिया जाता है। ये सबसे पहले कब शुरू हुआ, ये सबसे पहले 1966-67 में गेहूं पे लगाया गया था। ये सबसे पहले गेहूं पे लगाया गया था, है ना। और ये क्या होता है, ये वर्ष में 2 बार होता है, वर्ष में 2 बार, है ना, खरीफ और रबी के टाइम, खरीफ और रबी फसल के दौरान इस पर जो है सो MSP किया जाता है ना। और अभी अगर वर्तमान में हम बात करें, प्रेजेंट में अगर हम बात करें, तो इस पे 24 फसल इसके अंदर आते हैं, 24 फसल आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूनतम समर्थित मूल्य। अब इसी में देखिए ये जो निर्गम कीमत की बात कर रहा है, इससे पहले हम जानते हैं कि खरीद कीमत क्या होती है ना। ये खरीद कीमत क्या है, खरीद कीमत, है ना। खरीद कीमत क्या है, इस मूल्य पे, इसी मूल्य पे जो है वो सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाए रखने के लिए किसानों से अनाज खरीदती है, यही कीमत होता है, ठीक है। मतलब जो मान लेते हैं कि अगर हम 2 किलो चावल अगर सरकार लेती है और उसका पैसा वो 25 रुपये देती है, एक हम उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, तो 25 रुपये अगर 2 किलो के हिसाब से वो देती है, तो ये क्या हुआ, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद जो खरीद मूल्य क्या हुआ कि सरकार जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाए रखने के लिए किसानों से जो अनाज खरीदती है ना, वही इस मूल्य पर खरीद कीमत कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज, इसको अगर और विस्तार से हम समझें तो ये हो गया कि MSP क्या हो गया, MSP हो गया कि फसल बुआई से पहले इसकी घोषणा की जाती है, और खरीद मूल्य की जो घोषणा है वो फसल तैयार हो जाने के बाद होती है ना। ये जो खरीद मूल्य की जो घोषणा है वो फसल तैयार हो जाने के बाद होती है, फसल तैयार होने के बाद खरीद कीमत की बात की जाती है। फिर आता है निर्गम कीमत, निर्गमन मूल्य या निर्गम कीमत जिसको कहते हैं। ये निर्गम कीमत क्या है, ये क्या है कि जिस कीमत पर सरकार खाद्यान्न आदि वस्तुएं जैसे उपभोक्ताओं को उचित कीमत की दुकान से उपलब्ध कराती है, वह उस खाद्यान्न का निर्गमन मूल्य कहलाता है। कैसे, समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है, इसी कीमत को क्या कहते हैं, निर्गम कीमत भी कहते हैं। तो जो हम लोग PDS में, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाकर के जो हम लोग अनाज लेते हैं, 5 रुपये या 2 रुपये चावल और 5 रुपये जो भी गेहूं और जो भी मिलता है, वो जो क्या है वही निर्धारण क्या हमें करता है, यही हमारा होता है निर्गमन कीमत, यही होता है हमारा निर्गमन कीमत। और इसी में ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, तो उचित दर वाली दुकानों पर जो है ना इसका काम किया जाता है। अभी देश जो है 5.5 लाख प्लस राशन की दुकानें हैं जो कि PDS कहलाती हैं। इसी में एक टर्म आता है लक्षित सार्वजनिक योजना, जो कि 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत क्या होता है कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं, है ना, वो 35 किलोग्राम राशन जो है वो प्रति माह प्रति परिवार को 1 जून 2002 से दिया जाता है ना। मतलब लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या हो गया, योजना क्या हुआ, इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 1 जून 2002 से 35 किलोग्राम राशन प्रति माह प्रति परिवार दिया जाता है। तो ये हो गया आपका टारगेटेड जो है सो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मतलब एक होता है PDS और एक होता है TPDS, है ना। तो ये दोनों टर्म आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात हुई, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं किस लिए, ताकि खाद्य सुरक्षा जो है वो बनी रहे और लोगों को अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, ये सारे चीज जो है ना, वो हमें क्या होता है कि खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इस पर हम लोग काम करते हैं। अंत्योदय योजना क्या है, अगर इसको हम समझना चाहें तो अंत्योदय योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत क्या था, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए अभी हम बात कर रहे थे टारगेटेड
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे गरीब परिवार को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। अनाज की यह मात्रा 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई है। 2002 में 2000 में जो अंत्योदय योजना चली आई थी, जो 1997 में सार्वजनिक वितरण योजना जो लक्षित लागू किया गया था, उसी के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना को लाया गया और उसमें क्या हुआ था, 25 किलोग्राम मिलता था, लेकिन 2002 के बाद इसको 35 किलोग्राम कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। सब्सिडी क्या होता है, इस पर भी बहुत बहस होती है, इस पर भी बहुत चर्चाएं चलती है। ये सब्सिडी क्या है? वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। बाजार कीमत की जो अनुपूर्ति हो रही है उसके लिए सरकार जो है वो किसी उत्पादक को उतना जो सहायक पैसा मुद्रा राशि दी जाती है उसे ही हम लोग सब्सिडी कहते हैं। और सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जाता है ना। तो ये हो गया आपका सब्सिडी की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें हमने जो है वो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक हमने बात कर ली है। इसके बाद हमने जो है सो देखा, और फिर देखिए कि वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत क्या होती है। ये जो है सो पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा है ना, इस पर जो है सो ये चीज़ लागू होती है जिसको हम लोग MSP कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आगे हम बढ़ेंगे तो एक टर्म आता है सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। सहकारी समिति क्या है? सहकारी समिति वो है जो साथ में मिलकर काम करती है किसी भी चीज के लिए, खास करके कृषि क्षेत्र में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं, है ना। जैसे तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है। तो ये सब चीज जो है क्या ना कि ये निजी क्षेत्र को उसमें समाया जा रहा है, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है ना। तो इस प्रकार से आपका जैसे ये देखिए अनाज बैंक खुलना है ना महाराष्ट्र में, और एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस के ADS ने इस चीज़ का ये आविष्कार किया था कि अनाज बैंक खोला जाए। अभी हरियाणा में अनाज ATM जो है सो हो गया, जिसमें आप जो है सो ATM का एक वो सरकार ATM कार्ड तरीके का देगी, उससे आप अनाज निकाल सकते हैं। उर्वरक के मामले में इसी तरह की बात की जा रही है। तो ये सब सारे क्या है, ये सब निर्धनता को कम करने के तरीके हैं और खाद्य सुरक्षा को मेंटेन करने का ये सबसे बड़ा कारण बनता है और इस पर उपाय लोग करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ की समाप्ति हो गई, इस अध्याय की समाप्ति हो गई। इस अध्याय में हम लोग समझेंगे कि हम लोगों ने जाना क्या क्या। हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा क्या है। दूसरा हम लोगों ने जाना कि PDS किसे कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसे कहते हैं। तीसरा हमने जाना कि जो है वो TPDS क्या है, TPDS को हमने जाना। और चौथा हम लोग ने MSP को जाना, है ना। और इसमें हमने क्या जाना, इसमें हमने ये जाना कि खाद्य सुरक्षा में सहकारी समिति की भूमिका, सहकारी समितियों की भूमिका। तो आपका ये जो है आज 4 चैप्टर समाप्त हुए क्लास 9th के NCERTs का, है ना। इकोनॉमिक्स सेक्शन हमने शुरुआत किया है, आज पहला क्लास था और हम लोग ने जो है सो चारों चैप्टर NCERT के कंप्लीट कर लिए, जिसमें हम लोग ने समग्र रूप से ये जाना कि फर्स्ट चैप्टर में तो हमने ये जाना कि हमें मूलभूत संसाधन क्या क्या हैं। जैसे किसी भी अगर मूलभूत कोई भी अगर आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए हमें सड़क, है ना, कृषि संसाधन और जो है सो आपका स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी आर्थिक वृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा जो अध्याय था वो हम मानव संसाधन पर बात किए। तीसरा अध्याय जो था वो निर्धनता पे बात किया गया, निर्धनता कितने प्रकार के होते हैं, उसका कैसे हम लोग जो है सो निर्धनता रेखा जो गरीबी रेखा है वो कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं, है ना। सुरेश तेंदुलकर समिति की हमने बात की। और चौथे में हमने बात किया खाद्य सुरक्षा के बारे में कि किस प्रकार से अगर कुछ उस तरीके से आपदाएं आ जाती हैं तो कैसे हम सरकार जो है हमें आम जनता को, गरीब को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको कैसे जो है सो खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है और कैसे उन लोग जो है सो अपने आप को जीविकोपार्जन के लिए बनाते हैं। इसी दौरान हम लोगों ने बेरोजगारी से संबंधित में भी बात किया कि कैसे बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम ये समझ के चल सकते हैं कि हमने एक ऑल ओवर जो आइडिया है, ऑल ओवर आइडिया एक इकोनॉमिक्स का जो बेसिक एक नॉलेज होनी चाहिए वो हम लोग ने